देखो, मैं तुम्हें सेठ के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। मोहन ने मन में सोचा, चलो आधा सही। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रत्नपुर में एक अमीर सेठ रहा करता था। नाम था सेठ सोमलाल। उसे खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी तालाब की ताजा झींगे वाली करी। बिना उसके सेठ का मन ही नहीं लगता था। एक दिन गांव में ऐसा तूफान आया कि नदी उफान पर आ गई। हवा इतनी तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई नाव लेकर पानी में उतरने की। पूरे गांव में चर्चा थी, अब तो सेठ जी भूखे ही रह जाएंगे आज। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, जिस दिन झींगे नहीं उस दिन खाना नहीं। जब नौकरों ने वजह बताई तो सेठ बौखला गया। तुरंत चौपाल में घोषणा करवाई, जो कोई भी आज झींगे पकड़ कर लाएगा उसे खजाने से इनाम दिया जाएगा। लालच सबको था, पर अपनी जान को कौन खतरे में डाले। कोई भी नाव लेकर बाहर न निकला। लेकिन गांव के किनारे एक गरीब युवक रहता था। नाम था मोहन। उसके पास एक टूटी फूटी नाव थी और बदन पर सिर्फ एक पुराना गमछा। जब उसे सेठ की घोषणा पता चली तो उसने अपनी माँ की आंखों की चिंता भुलाकर भगवान का नाम लेकर नदी में नाव उतार दी। तूफानी लहरों के बीच वो किसी तरह जाल डालकर वापस आया और उसके जाल में थे झींगे, केकड़े और कुछ मोटी मछलियां। वो भागा भागा सेठ के हवेली के दरवाजे पर गया, लेकिन बाहर तैनात गार्ड्स ने उसे रोक लिया। तभी हवेली का सबसे चालाक मुंशी ललित बाबू झींगे देखकर ललचा गया। उसने मोहन से कहा, देखो, मैं तुम्हें सेठ के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। मोहन ने मन में सोचा, चलो आधा सही, कुछ तो मिलेगा। और मान गया। सेठ ने झींगे देखे तो उछल पड़ा। खुशी में बोला, मोहन, मांगो जो मांगना है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे इनाम में 20 बेंत दीजिए। पूरा दरबार चौंक गया। सेठ ने फिर से पूछा, क्या कहा? बेंत? मोहन बोला, जी हाँ, यही मेरा इनाम है। आदेश हुआ। पहले बेंत चली, 1 2 3। जब 10 बेंत पूरी हो गईं, तो मोहन बोला, सेठ जी, बाकी 10 बेंत मेरे हिस्सेदार को दे दीजिए। आधा इनाम तो उनका है ना। ललित बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। सेठ गुस्से में लाल हो गया। हिस्सेदार कौन? मोहन ने इशारा किया, ये ललित बाबू ही हैं। इन्होंने कहा था कि इनाम का आधा हिस्सा उनका होगा। सेठ ने सैनिकों को बुलाया और बोला, बचा हुआ इनाम इन्हें दो। ललित बाबू को 10 जोरदार बेंत मारी गई। फिर सेठ ने ऐलान किया, लालची लोगों के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं। मुंशी को नौकरी से निकाला जाए और गांव से बाहर भेज दिया जाए। मोहन को ढेर सारा सोना, एक नई नाव और पक्के मकान का तोहफा मिला। और सेठ ने उस दिन झींगे खाकर कहा, आज खाना नहीं, इंसाफ खाया है मैंने। सुनिए जी, कई दिनों से मेरे मन में राहुल को लेकर एक विचार आ रहा है। क्या सोच रही हो? कहीं उसके शादी ब्याह की बात तो नहीं कर रही? अरे नहीं, शादी तो अपने समय पर होगी, लेकिन उससे पहले उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना उसे शहर भेज दें, ताकि वह वहां जाकर कुछ अच्छा काम धंधा सीखे और अपने भविष्य को संवार सके। बात तो सही कह रही हो। गांव में तो बस मेहनत मजदूरी ही हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर यही करना है तो फिर पढ़ाई
पढ़ाई का क्या फायदा? लेकिन राहुल ने कभी शहर देखा ही नहीं है, हम उसे किसके भरोसे वहाँ भेजेंगे? शहर में मेरा एक पुराना दोस्त है, विजय। हम बहुत सालों से नहीं मिले, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं राहुल को उसका पता देकर भेजूं, तो वह उसकी मदद करेगा। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर कैसे करूं? तुम अपनी ममता के कारण ऐसा कह रही हो, लेकिन तुम्हें भी यही चाहिए कि हमारा बेटा तरक्की करे। अगर राहुल कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से कटेगा। पिताजी, मैं भी यही चाहता था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी नौकरी करके घर की कमाई में हाथ बटाऊं, लेकिन डर था कि आप मना न कर दें। अब जब आप ही चाह रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? सराय पहुंचते ही रघुनाथ जी ने पूछा, कहो राहुल बेटे, आज का दिन कैसा रहा? राहुल ने पूरी कहानी सुनाई और बोला, काका, अब मैं 100 स्वर्ण मुद्राओं का मालिक हूं। ये सब आपकी कृपा से हुआ है। अब बस एक और अच्छी सूचना दे दीजिए ताकि मैं और धन कमा सकूं और अपने माता पिता को यहाँ ला सकूं। बेटा, अगर समझदारी से काम लोगे तो इससे भी अधिक धन कमा सकते हो। बताइए काका, मैं तन मन धन से मेहनत करने को तैयार हूं। रघुनाथ जी राहुल के कान के पास जाकर बोले, सुनो, अगले महीने हमारी राजधानी में कपड़े के व्यापारी बड़ी मात्रा में माल लेकर आने वाले हैं। यह तो आपने लाख रुपए की बात बता दी। आप चिंता ना करें, मैं इस काम की सफलता के लिए ऐसी चाल चलूंगा कि हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर मैं कामयाब हो गया तो आपकी धर्मशाला का भी कायाकल्प कर दूंगा। इस पूरे नगर में आपकी धर्मशाला जैसी बड़ी और सुविधाजनक कोई दूसरी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। 1 महीना बीत गया। इस बीच राहुल ने अपने कपड़े के व्यापार से अच्छी कमाई करने की पूरी योजना बना ली थी। बेटे राहुल, तुम्हें याद है ना कि कल दूर देश से कपड़े के व्यापारी आ रहे हैं? हाँ दादा, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उनसे मोटा मुनाफा कमाने की योजना भी बना ली है। अब देखना कि इस नगर में कपड़ों का सबसे बड़ा व्यापारी सिर्फ राहुल होगा। अच्छा बेटा, ऐसी क्या योजना बनाई है तूने? आपने कहा था ना कि अगर मैं उस व्यापारी से सारा माल खरीद लूं और अपने नगर के व्यापारियों को बेच दूं तो फायदा होगा। हाँ, लेकिन इसके लिए काफी पैसे की जरूरत होगी। क्या तुमने धन का इंतजाम कर लिया? मेरी बुद्धि ही मेरा धन है दादा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि नगर के सभी व्यापारी हाथ मलते रह जाएंगे। इसके बाद राहुल ने दादा को अपनी पूरी योजना बता दी। अगली सुबह विदेशी व्यापारियों का एक दल नदी के किनारे पहुंचा, ढेर सारा माल लेकर। उधर राहुल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। उसने नदी के किनारे से थोड़ी दूरी पर अपना खेमा लगा लिया। राहुल बेटा, चलो अपना काम शुरू करें। व्यापारी आ चुके हैं। ठीक है दादा, अब मैं तैयार हूं। जब बूढ़े दादा घाट पर पहुंचे तो सभी व्यापारी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। व्यापारियों का मुखिया अपने साथियों से बोला, भैया, यह तो कोई बड़ा भारी व्यापारी लगता है। पहले जब हम माल लेकर आते थे तब तो इस आदमी को कभी नहीं देखा। राम राम सेठ जी, हमारे सेठ राहुल नाथ बनारस वाले आपसे व्यापार करना चाहते हैं। आपने उनके बारे में सुना ही होगा, वे कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं। अजी, सुना है। कहिए मुनीम जी, सेठ जी क्या चाहते हैं? हमारे सेठ राहुल नाथ जी चाहते हैं कि आप अपना सारा माल उन्हें बेच दें। आपको मनचाही कीमत मिलेगी। वाह, मनचाही कीमत? तो हमें क्या एतराज होगा? लेकिन एक शर्त है, भुगतान 4 दिन बाद होगा। तब तक आप हमारे सेठ जी के मेहमान बनकर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अपने सेठ जी को हमारे डेरे में बुलाइए, लिखा पढ़ी कर लेते हैं। कुछ देर बाद नगर के दूसरे व्यापारी व्यापारियों के मुखिया के पास पहुंचे। सेठ जी, इस बार क्या माल लाए हैं? अरे भैया, माल तो चोखा लाए थे, मगर इस बार तो सारा माल सेठ राहुल नाथ ने खरीद लिया। क्या सारा माल खरीद लिया? हाँ भैया, सेठ राहुल नाथ बनारस के बहुत बड़े व्यापारी हैं, हमें भी अच्छा मुनाफा दिया। अब हम क्या करें? हमने तो आपके भरोसे पर और किसी से माल नहीं उठाया था। अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब तुम लोग सेठ राहुल नाथ से ही माल खरीद लो। यह तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हम इतने पुराने व्यापारी
और आपने सारा माल एक नए व्यापारी को बेच दिया। धंधे में शर्म वर्म कुछ नहीं होती भाई। धंधे में तो बस अक्ल और पैसे चलते हैं। सेठ राहुल नाथ ने अक्ल लगाई और पहले ही हमें घेर कर माल खरीद लिया। अब मेरी मानो और उनसे ही माल खरीद लो, वरना वह किसी और नगर में जाकर बेच देंगे और तुम लोग हाथ मलते रह जाओगे। सभी व्यापारी इकट्ठे होकर राहुल नाथ के तंबू की ओर चले गए। राहुल ने वह सारा माल 20% मुनाफे पर उन व्यापारियों को बेच दिया। शाम होते होते राहुल नाथ का सारा माल बिक गया। बूढ़े दादा भी राहुल नाथ की बातचीत करने का अंदाज देखकर हैरान थे। जब सारा हिसाब हुआ तो राहुल नाथ ने विदेशी व्यापारियों को उनका भुगतान कर दिया। सेठ राहुल नाथ जी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कारोबार, आपके बाप दादा जरूर बड़े व्यापारी रहे होंगे। मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। 4 पैसे आते ही आदमी अपनी औकात भूल जाता है और अपने आप को बड़ा बताने लगता है, मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं तो एक गरीब मजदूर का बेटा हूं जो कुछ महीने पहले ही भूखा प्यासा इस नगर में आया था। पर भला हो राजा के मंत्री का और उस मरे हुए चूहे का, जिनकी वजह से आज मैं लखपति बन गया। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। मंत्री? मरा हुआ चूहा? हाँ भाई, जब मैं नया नया नगर आया था तो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था, मगर कोई मुझे काम देने को तैयार नहीं था। एक दिन मैं सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठा था। तभी मैंने राजा के मंत्री को अपने साथी से कहते सुना, कोई चाहे तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा सकता है। बस वहीं से मैंने अपनी यात्रा शुरू की और आज देखिए कहां पहुंच गया। वाह वाह सेठ राहुल नाथ जी, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। अगर इस देश के सभी नौजवान आपकी तरह मेहनती और होशियार हो जाएं, तो पूरे राज्य का कायाकल्प हो सकता है। इस तरह कल का राहुल आज का सेठ राहुल नाथ बन गया। उसने बूढ़े दादा की धर्मशाला को भी आलीशान बनवा दिया और अपने माता पिता को भी नगर ले आया। उसकी तरक्की देखकर माता पिता बहुत खुश हुए। थैंक यू।